क्या अविद्यानामन्तस्तिमिरामिहिरद्वीपनगिरे। प्रस्तुति अनुव्रत विश्व भारती। एलिवेट, एक्सपीरियंस द रियल हाई। अनुव्रत गौरवशाली 75वीं वर्षगांठ। मुंबई, शहर जो कभी नहीं रुकता, शहर जो हमें अविरत चलने देता है। यहीं से अच्छी पढ़ाई कर अपनी मेहनत और संघर्ष से हम बेहतरीन करियर बनाने के सपने देखते हैं, लेकिन हमारे इन्हीं ड्रीम्स को ड्रग और अन्य नशीली चीजें ब्रेक लगा देती हैं। आज ड्रग लेने वाले न सिर्फ अपने करियर पर फोकस नहीं कर पाते, बल्कि वो सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी नहीं पाते हैं। इतना ही नहीं, ड्रग लेने वाले धीरे धीरे क्राइम भी करने लगते हैं। जिस महानगर में हम रहते हैं, वहां आज ड्रग लेने वालों की संख्या बढ़ रही है। इसकी चपेट में न सिर्फ कॉलेज जाते यूथ, बल्कि स्कूल जाते स्टूडेंट्स भी आने लगे हैं। इसीलिए हमारा प्रयास है कि इस जनरेशन को ड्रग से दूर रखा जाए और जो ड्रग का सेवन कर रहे हैं, उन्हें इससे बाहर निकालने की कोशिश की जाए। आज इस नशा मुक्ति मिशन के लिए देश भर में फैली अनुव्रत संस्थाएं और उनके हजारों कार्यकर्ता कार्यरत हैं। अनुव्रत विश्व भारती यानी अनुविभा, ये संस्था यूनाइटेड नेशन से भी संलग्न है। अनुव्रत यानी छोटे छोटे संकल्प, स्मॉल प्लेज, जिन्हें आप स्वयं के बेहतर भविष्य के लिए अपनी इच्छा से लेते हैं, जिसमें नैतिकता यानी एथिक्स, सद्भावना यानी हार्मनी और नशा मुक्ति यानी डी एडिक्शन प्रमुखता से शामिल है। आज अनुव्रत आंदोलन अपनी गौरवशाली 75वीं वर्षगांठ को अनुव्रत अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है और इसका आगाज अनुव्रत यात्रा के रूप में हो चुका है। इस यात्रा के जरिए गांवों और शहरों में लोगों को जागरूक कर उन्हें नशे से दूर रहने के लिए संकल्पित किया जा रहा है। इसी कड़ी में अनुव्रत आंदोलन के आध्यात्मिक पथदर्शक आचार्य महाश्रमण जी अपनी पदयात्राओं के माध्यम से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को नशा मुक्ति का संकल्प दिला चुके हैं। एलिवेट, एक्सपीरियंस द रियल हाई, ये अभियान 3P यानी प्रेरणा, प्रयोग और प्रशिक्षण पर आधारित है। इस डी एडिक्शन यानी ड्रग की ड्राइव में इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन के जरिए ड्रग के विषय में बात करना और आपके फीडबैक को लेकर इस समस्या के समाधान के लिए मिलकर प्रयास करना शामिल है। जरा सोचिए, अगर आज हमने इस ड्रग के मॉन्स्टर को नहीं रोका, तो ये हमारे कल के ब्राइट फ्यूचर को जरूर रोक देगा। क्या आप भी जुड़ेंगे ड्रग के खिलाफ हमारे जंग से? अनुविभा के एलिवेट इस डी एडिक्शन यानी ड्रग की ड्राइव से एक फाइट जो है ड्रग के खिलाफ, जिसे मिलकर लड़ेंगे सब। जरा सोचो, अब नहीं तो कब? इस ड्रग की ड्राइव से जुड़ने के लिए हमसे संपर्क करें। 1 मैंने जिंदगी में किसी की नहीं सुनी। माँ बाप कुछ बोलते थे और मैं कुछ और ही करता था। टीचर्स बोलते थे और मैं नहीं सुनता था। दिल बोलता था और मैं उससे भी अनसुना करता था। जिंदगी के अच्छे बुरे सबक सीखने के बाद मैं आज भी वही कहूंगा, किसी की मत सुनो। जब यार लोग कहते हैं कि एक कस से क्या होता है, मत सुनो उनकी। जब दोस्त कहते हैं कि सभी तो ड्रग्स लेते हैं, तू भी ले ले, मत सुनो उनकी। ये वाली ड्रग बाकियों से अच्छी है, मत सुनो। अरे पार्टी में तो चलता है, एक बार से कोई एडिक्ट थोड़ी होता है, मत सुनो, क्योंकि सच मैं जानता हूं, इसीलिए कह रहा हूं, मत सुनो। आइए हम सब प्रतिज्ञा लें, ड्रग्स ना करेंगे ना करने देंगे। और गांधी जी ने भी कहा था, अगर आप लोग ने पढ़ा हो, कि एक बेटी को शिक्षित करते हो तो 2 परिवार को आप शिक्षा दे रहे हो। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, हाँ, कि ये जो डिजिटल डिटॉक्स की बात है, अपने जीवन में ये छोटे छोटे प्लेज, छोटे संकल्प, अनुव्रत, कि मैं चलते हुए फोन में बात नहीं करूंगी, ड्राइविंग करते हुए नहीं करूंगी, खाना खाते हुए नहीं करूंगी, तो ये छोटे छोटे संकल्प आप लें, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। आप ड्रग फ्री तो हो ही गए और
अभी ये डिजिटल का भी आप अगर पालन करोगे आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और हम बहुत खुशी होंगे हमको कि हमारी बेटियों ने इतना बड़ा काम किया है। धन्यवाद। श्रद्धेय मुनि जी और ऑर्गेनाइजर सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों ने जो संयम बताया। SNDT विमेंस यूनिवर्सिटी की तरफ से, UMIT संस्था की तरफ से मैं श्रद्धेय मुनिश्री का आभार व्यक्त करता हूं। सभी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लोग हैं उनके लिए भी धन्यवाद देता हूं। और एक छोटी सी मैं बात बता देता हूं कि आपको जब भी ऐसा लगे कि फ़ोन बंद करना है तो फ्लाइट मोड पे रखिए, लेकिन ये सलाह दूंगा कि कृपया साथ साथ लिविंग सिस्टम को भी हमें समझना है। जीवन विज्ञान जीने की कला सिखाता है। एक कवि ने कहा है, ध्यान दीजिए यह अनमोल जिंदगी कहीं बन न जाए भला। ध्यान दीजिए यह अनमोल जिंदगी कहीं बन न जाए भला। उससे पहले आओ सीख ले जीने की कला। उससे पहले आओ सीख ले जीने की कला। सच में न केवल विद्यार्थियों के लिए, न केवल टीचर्स के लिए और न केवल व्यवस्थापकों के लिए, मैं ऐसा सोच रही हूँ हर एक व्यक्ति के लिए यह एक ऐसा सुगम पथ है जिस पथ पर चरण गतिमान अगर कर लिए तो आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। सुना होगा आप लोगों ने, हमने पढ़ा है, सुना है, एक 3 वर्ष का बालक भारत के पूरे संविधान को यूं फटाफट बोल देता है, आश्चर्य होता है। मैं बताना इस संदर्भ में चाहती हूं कि हमारे बच्चे जन्म के साथ IQ लेकर आते हैं, पर आज जो हम देख रहे हैं, न्यूज़पेपर्स आदि में पढ़ रहे हैं, एक वकील, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक जज हाईली ग्रेजुएशन और हाई पोस्ट पर रहते हुए सुसाइड कर लेते। क्यों? कभी विचार किया? मुझे लगता है IQ तो बहुत अच्छा था मगर EQ की कमी थी। आज जो जरूरत है वो भावात्मक संतुलन की जरूरत है। व्यवस्थाएं अपना काम करती है, परिस्थितियां अपना काम करती है, मगर इंसान का विवेक, उसका दिया इस तरह जलता रहना चाहिए कि परिस्थिति कैसी भी आए मैं पार कर लूंगा। और यह तब संभव होता है जब इमोशनल पावर उसके पास होता है। सोचे, विचार करें, चिंतन इस संदर्भ में किया जाए कि क्या हम भावनात्मक इंटेलिजेंस को बढ़ावा दे रहे हैं? क्या हमने कभी इस बारे में सोचा है? मैं मानती हूं, चाहे आप किसी फील्ड में हो, शिक्षक परिवार मेरे सामने उपस्थित है और सामान्य सभी शावक शाविकाएं भी उपस्थित हैं। दोनों की जिंदगी में बहुत बड़ा अंतर नहीं। क्यों? क्योंकि जीवन की जो जिम्मेदारियां और जवाबदारियां हैं वो एक जैसी। अब आप उसको पूरा कैसे कर रहे हैं, इसका चॉइस, इस फील्ड की चॉइस आपकी अपनी। मैं यह बताना चाह रही हूं कि हम कहीं भी काम करें तो क्या यह संभव है कि काम तो करेंगे मगर कोई कठिनाई नहीं आएगी? लगता है कैसा भी फील्ड हो, कठिनाइयां इर्द गिर्द घूमती रहेंगी।
मैं ये आज बताने की कोशिश कर रही हूं कि कठिनाइयां जिंदगी का एक पार्ट है। कठिनाइयां जिंदगी का एक पार्ट है। प्रतिकूल टाइम भी जिंदगी का एक पार्ट है। हम ऐसा जीवन जिए कि ये पार्ट आर्ट बन जाए। हम ऐसा जीवन जिए कि ये पार्ट आर्ट बन जाए। और ये तभी संभव होगा जब हम अपनी प्रज्ञा को, हम अपनी भावधारा को एक दिशागामी रखेंगे। वो कौन सी दिशा? वो है पॉजिटिव सोच की दिशा। शिक्षक ने विद्यार्थियों से कहा कि सबको पॉजिटिविटी बढ़ानी है, हर बात में पॉजिटिव रहना है। एक विद्यार्थी ने कहा, गुरुजी क्या आपको पता लगता है हम में से कितने पॉजिटिव विद्यार्थी हैं और कितने नेगेटिव हैं? तो कहा बिल्कुल पता है। तो सर हमें बताइए। और ऐसे नहीं ये नेगेटिव है या ये पॉजिटिव है, ऐसे नहीं, प्रैक्टिकल हमें बात गले उतरनी चाहिए कि सर ने जो कहा वो सच है, ये पॉजिटिव व्यक्ति है या नेगेटिव व्यक्ति। चैलेंज था, चुनौती थी, मगर शिक्षक वही जो हर चुनौती को झेल सके और रास्ता क्लियर कर सके, क्योंकि उसकी जवाबदारी और उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। आप जानते हैं इंजीनियर की कोई गलती रही तो एक मकान में छुप जाएगी, वकील की कोई गलती रही तो एक फाइल में छुप जाएगी, और डॉक्टर की कोई गलती रही तो वो एक जिंदगी में छुप जाएगी। मगर शिक्षक की गलती हुई तो पूरे समाज को वो तबाह कर सकता है और पूरे समाज को वो दिशा भी दे सकता है। इसलिए आज आप लोग जो मेरे सामने हो, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण पोस्ट है आपकी। जिम्मेदारी और जवाबदारी के क्षेत्र में बेशक आप कमाने के लिए पेशा कर रहे होंगे, मगर नहीं, आपको ऐसा होगे जिन्होंने मुझे ऐसा रास्ता दिया और हर परिस्थिति में मुझे जूझने का साहस और हिम्मत भी पैदा करने का प्रयास किया। उस गुरु ने 2 क्षण विचार किया और 2 बच्चों को खड़ा किया। पहले एक बच्चे को बुलाया और पूछा, भैया मुझे एक बात बताओ, ये दुनिया कैसी है? सामान्य सा प्रश्न था, ये दुनिया कैसी है और तुम यहाँ क्या करना चाहते हो? समझ रहे हैं प्रश्न? दुनिया कैसी है और तुम क्या कर सकते हो, क्या करना चाहते हो? उसने कहा, गुरुजी क्या बात कर रहे हो? दुनिया में तो अंधेरा ही अंधेरा है। दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा है। 12 घंटे अंधेरा, 12 घंटे उजाला, फिर 12 घंटे अंधेरा। 24 घंटे तो अंधेरे में रहता हूं, कर ही क्या सकता। अच्छा बैठ जाओ बेटे, बहुत अच्छा उत्तर दिया। अब एक दूसरे व्यक्ति को खड़ा किया, विद्यार्थी को, और पूछा, बेटे तुम्हारी क्या विचारधारा है? प्रश्न मेरा वही है, ये दुनिया कैसी है और तुम क्या कर सकते हो? उसने कहा, गुरुजी मैं सौभाग्यशाली हूं कि हिंदुस्तान की धरती पर मुझे जन्म लेने का मौका मिला, और जिस धरती पर ऋषि और कृषि दोनों परंपराएं पनप रही है। कृषि स्वास्थ्य को स्वस्थ रखती है और ऋषि भाव और मन को स्वस्थ रखती है। ऐसी परंपराओं वाले देश में मुझे जन्म लेने का मौका मिला, तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और आप पूछ रहे हैं दुनिया कैसी है, तो मुझे लगता है इस दुनिया से अच्छी और दुनिया क्या हो सकेगी जहां उजाला ही उजाला है। सर अभी उजाले में बैठे हैं, ये 12 घंटे का उजाला हमें मिला है, और उसके बाद मात्र 12 घंटे के अंधेरे में रहकर फिर हम उजाले में चले जाएंगे, फिर 12 घंटे उजाला। 24 घंटे तो हम प्रकाश में रहते हैं।
जितना कुछ कर सकते हैं कर लेंगे सर, मुझे बहुत कुछ करना है, मेरा प्लान और योजनाएं चल रही है, केवल योजना नहीं, केवल प्लान नहीं, मैं उस पर निर्णायक स्वर के साथ जुड़ गया हूं और क्रियान्विति का प्लेटफॉर्म भी मैंने बनाया। अब तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि नेगेटिव कौन था, पॉजिटिव कौन था। जो अंधेरा देख रहा था नेगेटिव व्यक्ति था, उजाला देख रहा था पॉजिटिव था, और हकीकत में उतना ही उजाला है, उतना ही अंधेरा है, मगर सोच का ही तो फर्क है। एक दो तरफ उजाला और 12 घंटे का अंधेरा देख रहा है, एक दो तरफ अंधेरा और 12 घंटे का उजाला देख रहा है, जबकि फर्क कुछ भी नहीं है, अंधेरा भी है, उजाला भी है। सच यही जिंदगी का राज और रहस्य है कि ना कभी अंधेरा कम होगा और ना ही कभी उजाला कम होगा। हमें विचार करना है कि हम कैसा जीवन जिए और आसपास को कैसा जीवन जीने के लिए प्रेरित करें, ये बहुत बड़ी बात होगी। मैं बताना चाहूंगी त्यागी जी से, सन 2002 बेंगलुरु में हमारा चातुर्मास था, जैसा कि अभी चल रहा है। हम जैन संतों का 4 महीने का और कभी कभी 5 महीने का चातुर्मास होता है। हम एक जगह रहकर धर्म प्रचार किया करते हैं, बाकी तो हमारी यात्राएं चलती रहती है। 2002 में बेंगलुरु गांधी नगर में हमारा चातुर्मास चल रहा था। इन बिटवीन एक शिक्षकों का शिविर लगा था, मुझे आज भी याद है। बाल गंगाधर जी ने उस शिविर को आयोजित किया था। मूलचंद जी नार और ललित आशा ने बहुत काम किया था, और लगभग जहां तक मुझे स्मृति है 350 टीचर्स ने उस प्रशिक्षण में, जीवन विज्ञान प्रशिक्षण में भाग लिया। अभी श्रीमती लूड़िया ने एक बात कही थी कि कर्नाटका के स्कूलों में जो जीवन विज्ञान चल रहा है, तो वो वैसी पृष्ठभूमि साधु संतों ने और श्रावक समाज ने तैयार की है। गुरुदेव आचार्य महाप्रज्ञ जी के इस अनूठे अवदान को आगे बढ़ाया है। तो मैं ये मान रही हूँ कि आपके यहाँ भी न केवल बेंगलुरु में 2005 चेन्नई चातुर्मास में भी एक ऐसा ही प्रशिक्षकों का शिविर कैंप लगाया